सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 के रिवीजन के बारे में। यहाँ पे हम मेनली 3 चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहला चैप्टर होगा डुअल नेचर। दूसरा वाला चैप्टर होगा एटम्स और तीसरा चैप्टर होगा न्यूक्लियाई। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर के बारे में। यहाँ पे हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ऑल्दो चैप्टर भी ये शॉर्ट ही है, तो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो विल ट्राई टू कवर एज मच टॉपिक एज पॉसिबल इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर में आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो पहले तो काफ़ी लोगों को इस चैप्टर का मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद में मेन पॉइंट्स पे आएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे दो चीज़ है डुअल नेचर, दो तरह का नेचर की बात की गई है, एक रेडिएशन, दूसरा मैटर। तो अगर सिंपल टर्म में समझना है, क्योंकि अभी सिंस वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन, तो सिंपल शॉर्टकट फॉर्म में चीज़ों को समझ लो कि जब रेडिएशन की बात कर रहे हैं, रेडिएशन की बात करते समझ जाना लाइट की बात की गई है। और लाइट बोलते ही सबसे पहले बात आती है फोटोन की। तो डुअल नेचर ऑफ किसकी बात हो गई, रेडिएशन बोलते समझ जाना फोटोन की बात हो रही है। और मैटर बोलते ही समझ जाना मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ होती है, कोई भी ये पेन हो गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको मैटर बोलते हैं। और मैटर को हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसलिए हम मैटर को डायरेक्टली टारगेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख लो, वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का दोनों का डुअल नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी दो तरह का नेचर होता है और फोटोन का भी दो तरह का नेचर होता है। कौन सा नेचर, फोटोन का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव नेचर शो करता है। तो यही होता है बेसिकली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो दोनों दो डुअल नेचर क्या है, डुअल नेचर एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसका भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन यानी कि फोटोन, मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है वही यहाँ पे आने वाला है। तो मोस्टली यहाँ पे जो डिस्कस होता है वो फोटोन के बिहेवियर के बारे में होता है कि फोटोन के थ्रू जो कनेक्शन बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वहाँ मेन पॉइंट जो है वो उसी को हमें डिस्कस करना है। लेकिन उससे एसोसिएटेड भी एक दो पॉइंट ये होता है, जैसे कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है, फोटोन के पास एनर्जी होता है, उससे रिलेटेड एक दो छोटा मोटा सा टर्म है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग वेव नेचर, जिसमें हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉय भी बोलते हैं उसको, डी ब्रॉय बोल लो या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि ये चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडिएशन वाले सेक्शन के साथ में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है उसके बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से यहाँ पे लिख के रख दिया है, सो दैट आपको मैं डायरेक्टली दिखा सकूँ। और इनकेस अगर आपके नोट्स में कुछ मिसिंग है या फिर आपने क्लास मिस किया होगा या फिर आप इन चीज़ों को रिविजन के फॉर्म में अगर मान लो प्रॉपरली लिखना चाहते हो, तो आप स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो। मैं बीच में साइड हो जाऊंगा, पहले तो समझ लो, उसके बाद लिखने के टर्म्स में आना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो फोटोन होता है ना, फोटोन कैसे एमिट होता है। तो फोटोन का अगर एमिशन के बारे में आपको पता नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी लाइट सोर्स है, रैंडम सा कोई भी लाइट सोर्स ले लो, लाइट जल रहा होता है, तो लाइट सोर्स जब होता है तो लाइट सोर्स का जो वो ग्लो होता है, ब्राइटनेस होता है, बेसिकली हम उसको डिफाइन करते हैं फोटोन कितना वहां से निकल रहा है, क्योंकि लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन होता है, आपको पता होगा। तो फोटोन कितना एमिट हो रहा है, अगर ज्यादा फोटोन एमिट होगा तो लाइट ज्यादा होगा, कम फोटोन एमिट होगा तो कम लाइट होगा। तो फोटोन कितना रेट से, रेट ऑफ यहाँ पे रेट ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड वर्ड यूज किया गया कि हर एक सेकंड में कितना फोटोन एमिट होता है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसके लिए सिंबल होता है एन, यानी कि एन का मतलब हो गया कि कितना फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना फोटोन एमिट हो रहा है या फिर किसी भी लाइट सोर्स से वो बाहर निकल के आ रहा है, उसी को हम यहाँ पे फोटोन एमिशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला डायरेक्टली बनता है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें हम लोग लिखते हैं कि जो लाइट सोर्स का पावर है वो कितना है, दूसरा उस लाइट सोर्स का एनर्जी कितना है। तो लाइट सोर्स का पावर और एनर्जी का जो रेशियो होता है ना, वही हमें नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बता देता है। फिर एनर्जी को हम लोग लिख देते हैं hc लैम्डा, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काफी पॉपुलर फॉर्मूला है ये, जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है कितना होता है 6.63 × 10⁻⁻34
जूल। इसको 6.62 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 6.6 भी बोलते हैं इसको। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻13 जूल फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उस लाइट रे का। तो फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें उस लाइट सोर्स का एनर्जी यहाँ से पता चल जाता है। और फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का एक रिलेशन बनता है जिसको आप लोग लिखते हैं F इक्वल टू c/λ। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका रिलेशन काफी सारे आने वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा का जो रेशियो होता है उससे हमें फ्रीक्वेंसी पता चलता है। और सिंस c हमारा कांस्टेंट होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से बोलते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिस केस में कोई भी अगर पैरामीटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज हो रहा है तो वो वेवलेंथ के साथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि कभी कभार अगर कोई रिलेशन आपको पता होता है, जैसे कि एनर्जी का अगर देखोगे फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन अगर वेवलेंथ के फॉर्म में देखोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वाला रिलेशन जब आप यहाँ पे बिल्ड करते हो तो वहां से हमें एक नंबर के फॉर्म में रिलेशन देखने को मिलता है कि जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे जो इतना होता है, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है कितना होता है 3 × 10⁸, तो इन सबको उठा के जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और जो यहाँ से मीटर वाला यूनिट होगा उसको अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये एक नंबर देखने को मिलता है और नीचे वेवलेंथ यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। अब इसको यहाँ पे लिखने का रीजन ये है कि जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, इसलिए हमने उसको नैनोमीटर के फॉर्म में लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। और जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा। तो कभी कभार इसको एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में भी दिया रहता है। अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देना और नैनोमीटर की जगह पे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को लिख देना। और अगर आपको कोई भी लाइट रे का वेवलेंथ दिया है, कोई रेडिएशन का वेवलेंथ आपको दिया होगा कि मान लो इतना इतना एंगस्ट्रॉम या फिर इतना इतना कुछ नैनोमीटर, तो बताओ उसका एनर्जी कितना होगा। तो क्या करना है, इस लैम्डा वाले टर्म के साथ जो भी आपको मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, उस लाइट रे का या फिर उस पार्टिकल का आपको यहाँ पे एनर्जी पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो उसको कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा होता है कि रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना होता है, क्योंकि जब लाइट सोर्स जब ज्यादा ग्लो करता है हमारे आंखों में लगता है, तो जब उस केस में हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, हम बोलते हैं कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का जो इंटेंसिटी जब ज्यादा बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और यही उसका मेन डेफिनेशन भी होता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो इस फॉर्मूले को देखकर आप इसका एक डेफिनेशन बना सकते हो कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से जो एनर्जी और टाइम का रेशियो बनता है उसको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर ओनली। तो एनर्जी बाय टाइम को हमने यहाँ पे पावर लिखा। तो ये जो टर्म होता है ना, इसी को मेनली हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो यही से निकल के आता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का कभी कभार डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो वाट पर मीटर स्क्वायर को याद रखो, वहीं से आपको डायरेक्टली इसका यूनिट मिल जाएगा। तो अगर इन केस आपको ऐसे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो आपके पास लाइट सोर्स है, ये मान लो कोई लाइट सोर्स है, इसके चारों तरफ आपने एक एरिया बना है। जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जब आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था तो बीच में चार्ज रखा था, उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया था। उसी तरह के केस में अगर आप देखोगे कि इसके चारों तरफ एक एरिया है, आपको पता करना है कि इस एरिया से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको इंटेंसिटी पता करने के लिए आपको ये जो सरफेस है ना, ये रिंग नहीं है, ये बेसिकली एक स्फेरिकल सरफेस है, 3D में इमेजिन करो। तो इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा, तो उस एरिया को आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप मान लेते हो कि इसका रेडियस r है तो हम क्या बोलेंगे, एरिया कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे पावर ऑफ द लाइट सोर्स डिवाइडेड बाय 4πr²। इस फॉर्म में आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कुछ छोटा मोटा और टर्म हमें यहाँ पे देखना है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। एक छोटा सा इजी सा पॉइंट है, ये देख लो, सिंपल सा केस है। हमें यहाँ पे मोमेंटम, फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात करनी है। बेसिकली प्रेशर यानी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया वाला प्रेशर होता है ना, वही वाला केस है यहाँ पे। तो पहला केस है कि अगर आपके पास एक प्योर एब्जॉर्बिंग सरफेस है। प्योर एब्जॉर्बिंग सरफेस होने का मतलब क्या हो गया कि एक सरफेस ऐसा है, ऐसा मान लो कोई सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप लाइट के रेडिएशंस को पड़ने देते हो, ऐसे लाइट रे अगर यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, तो दो तरह का केस आपको देखने को मिलता है। कई जगह पे क्या होता है कि लाइट रेडिएशन जाके टकराता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है एब्जॉर्बिंग, प्योर एब्जॉर्बिंग, यानी कि जितना भी लाइट रे आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराया होगा, पूरे लाइट रे को इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब जब लाइट रे मूव करता है तो उसके पास फोर्स भी होता है, उसके पास एनर्जी भी होता है, उसके पास मोमेंटम भी होता है, उसके पास प्रेशर भी होता है। तो कैसे ये जो रेडिएशन है इस सरफेस के ऊपर मोमेंटम को एक्सर्ट करेगा या फिर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा,
तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है कि मोमेंटम ट्रांसफर कितना करेगा बाय ईच फोटोन, उसको हम लोग लिखते हैं मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी वाला केस अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला, तो एनर्जी वाला केस यहाँ से आपको पता चल जाएगा E बाई सी, वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप मोमेंटम कितना एक्सर्ट करेगा, यानी कि जब ये आके यहाँ पे टकराएगा तो कितना मोमेंटम यहाँ पे एक्सर्ट होगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा केस अगर आपको पूछता है कि फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय ईच फोटोन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आई ए बाई सी। आई हो गया इंटेंसिटी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इंटेंसिटी। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एरिया, यानी कि ये जो जिस सरफेस पे जगह लाइट रे गिरा ना, इसका एरिया कितना है, ये एरिया। और सी तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये होगा सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये हो गया फोर्स वाला इक्वेशन। अब अगर आप इस ए को फोर्स के नीचे लेके आ जाओगे तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि वो बन जाएगा प्रेशर, तो प्रेशर के लिए बन जाएगा डायरेक्टली आई बाई सी यानी कि इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। यहां से कभी कभार एक और चीज पूछ लेता है कि यहां से इस वाले पार्ट से कभी कभार एक और चीज पूछ लेता है कि अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम का रिलेशन पता है ना, तो पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी पार्टिकल होगा, यहाँ पे फोटोन का जो मोमेंटम होगा, अगर उसके केस में देखोगे तो उसको लिख सकते हो mv इक्वल टू ई बाई सी। ठीक है, तो कभी कभार इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी हम देखते हैं, जो एटॉम्स वाले चैप्टर में भी इसका एक फॉर्मूला बन सकता है। तो वहां पे कभी कभार रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में पूछ लेता है, तो अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला रिकॉइल वेलोसिटी को निकालने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ना, इसके साथ बेटर कनेक्ट करेगा। क्यों कनेक्ट करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने का मतलब है कि यही इसी तरह का सरफेस है, लेकिन एक केस दूसरा हो जाएगा इसमें कि लाइट रे आके गिरेगा यहाँ पे, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा कि जितना यहाँ पे लाइट रे गिरा उतना वो क्या होगा, बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा। अगर बाउंस बैक होके वापस चला जाता है तो पहला केस एनएलएम वाले केस में आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा कि जब मोमेंटम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी वॉल पे जाके ऐसे टकराता है और अगर उसी स्पीड से वापस आ जाता है तो चेंज इन मोमेंटम होता है, हम लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में -2mv के फॉर्म में निकल के आता है ये। तो इसी वजह से पहले अगर मोमेंटम ई बाई सी था खाली एब्जॉर्ब होने वाले केस में, यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम डायरेक्शन की बात नहीं करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम स्मॉल p है, 2e बाई सी हो जाएगा इसका डबल। अगर मोमेंटम डबल हो रहा है तो फोर्स भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो इंपल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू डेल्टा पी वाला केस फॉलो होता है, सॉरी J इक्वल टू डेल्टा पी होता है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं F इंटू डेल्टा टी, ये वाला केस। तो यहाँ पे मोमेंटम अगर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, मोमेंटम डबल हो रहा है तो फोर्स भी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है। और सिंस फोर्स के साथ में पावर का प्रेशर वाला रिलेशन ऐसे बन रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्टली एरिया को फोर्स के नीचे लेके आ जाओ, आपको पावर वाला जो प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यहाँ से बिल्ड होता है, आपको दिख जाएगा। तो अगर सरफेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर सरफेस एब्जॉर्व कर लेता है रेडिएशन को तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको पूछता है कि रिकॉइल वेलोसिटी मतलब अगर यहाँ पे टकराएगा तो वापस भी जाएगा, तो वापस जाने के टाइम पे जो रिकॉइल वेलोसिटी आपको पूछेगा कितना होगा, तो उस केस में क्या करो, इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे p की जगह पे लगा दो mv, और जो भी पार्टिकल का मास दिया होगा वहां से आप इस पार्टिकल का वो वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये हो गया एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। तो आई होप आप यहाँ से कवर कर लोगे। तो इन केस अगर इसको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करके रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एमिशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही से डायरेक्टली कनेक्शन बनता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है। ये बेसिकली एक मेटल सरफेस मान लो। मेटल सरफेस को, जो मेटल सरफेस यहाँ पे यूज होता है उसको हम बेसिकली ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट कराओगे तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल की, जैसे कि अगर कोई एल्काली मेटल हो गया, जैसे कि लिथियम सोडियम इस तरह का मेटल हो गया, तो वहाँ पे अगर आप विजिबल लाइट भी इंसिडेंट कराओगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देता है। और अगर कोई दूसरा टाइप का मटेरियल हो गया तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ या फिर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाला लाइट रे को आपको यहाँ पे ट्रांसमिट कराना होगा, यहाँ पे इंसिडेंट कराना होगा। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज का यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है तो वी नीड टू हैव अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट रे को जब इंसिडेंट कराएंगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है कुछ टर्म्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहला टर्म यहाँ पे निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई का मतलब होता है वर्क फंक्शन।
कभी कभार फाई की जगह पे डब्ल्यू नॉट भी लिखा होता है, वो भी एक ही चीज इंडिकेट करेगा, फाई या फिर डब्ल्यू नॉट भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। वर्क फंक्शन इंडिकेट ये करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर सरफेस से निकालना है तो हमें उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, जिस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स थ्योरेटिकली आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर वर्क फंक्शन की बात करते हैं, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उसको उतना एनर्जी मिल जाता है तो वो इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। उसी एनर्जी को हम यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कई सारा वेरिएशंस बन सकता है, जैसे कि अगर हम जितना इसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी दे देते तो हो सकता है वो बाहर निकल जाए। दूसरा केस, जितना एनर्जी इसको चाहिए उससे ज्यादा देंगे तो वो बाहर डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन एक और केस ये हो सकता है कि जितना एनर्जी उसको चाहिए उतना देने के बाद भी उससे ज्यादा भी दोगे फिर भी वो वहां से शायद ना निकले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उस वाले केस को हम उतना कंसिडर करते नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल 10 जूल, ठीक है, तो जब फोटोन यहां से आ रहा है, ये जो है ना, ये जो छोटा छोटा सा जो जिगजैग फॉर्म में बना है, ये एक इंडिविजुअल, ये क्या, ये फोटोन से, ये सब एक फोटोन है, क्योंकि फोटोन होता है एनर्जी पैकेट्स। तो एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कराएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर बहुत ज्यादा फोटोन्स आता है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक दो पॉइंट और भी आएगा लूप होल के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ से 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और मान लो फोटोन के पास जो एनर्जी है वो लेट्स से 7 जूल है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा क्योंकि इसको निकालने के लिए 10 चाहिए, प्रोवाइड कर रहे हैं 7, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकले। दूसरा केस, अगर फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है विथ एन एनर्जी ऑफ 10 जूल, सपोज 10 जूल ही उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ से एमिट हो जाए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होना स्टार्ट करेगा तो इसके नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ उसका कोलिजन होता है। कोलिजन होने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द अदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन शायद वहां से ना निकले, तो मे और मे नॉट वाला केस होता है। और यहाँ पे थर्ड केस भी अगर ऐसे करते हैं कि 10 जूल चाहिए, हमने मान लो 15 जूल प्रोवाइड किए, तो इस केस में भी मे और मे नॉट ही होता है, क्योंकि क्या पता जब कोलिजन हुआ वो शायद 15 जूल लेकर उसमें से मान लो फॉर एग्जांपल 8 जूल उसने लॉस कर दिया। 8 जूल अगर लॉस हो जाएगा तो उसके बाद 7 जूल ही बचेगा फॉर एग्जांपल, है ना। तो 7 जूल लेकर तो वो बाहर आ नहीं सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर कोलिजन में एनर्जी लॉस है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं है तो हाँ वो बाहर निकल जाएगा, जितना उसको चाहिए अगर उतना हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एक हमें फॉर्मूला मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहां से जब ये निकल के आएगा तो एक चीज ये है कि जब ये निकलेगा तो इसके पास क्या होता है, एक वेलोसिटी आ जाता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास भी है, तो फोटोन से उसने कितना एनर्जी लिया है उस एनर्जी को हम यहाँ पे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला है ना, वो डिपेंड करेगा कि ये फोटोन कितना एनर्जी लेके आया था माइनस इसको निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये वाला केस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम हमेशा मैक्सिमम के फॉर्म में याद रखते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा उसको हम लोग लिखते हैं E-5। ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। ये वाला इक्वेशन आगे जाके बन जाता है आइंस्टाइन, जो ये वाला इक्वेशन होता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही उसका मेन पॉइंट्स है। अब यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना इंटेंसिटी इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फिक्स रहता है, फ्रीक्वेंसी को जो है ना हम कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट लेकिन इंटेंसिटी इज इंक्रीज। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा एमिट होगा। साथ में एक और चीज ध्यान रखना कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है? तो देख के लगता है कि हाँ भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुआ है, फोटोन का इंडिविजुअल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुआ है। आपने यहाँ पे इंसिडेंट करने वाले फोटोन्स को इंक्रीज कर दिया। पहले अगर मान लो 50 फोटोन्स आ रहे थे, इंटेंसिटी इंक्रीज कर तो अभी मोर देन 50 होगा, हो सकता है 100 फोटोन्स हो। 50 फोटोन्स 50 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहा है तो 100 फोटोन्स 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी डिसाइड नहीं करता, इसीलिए इंटेंसिटी इंक्रीज करने से
काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। थ्योरेटिकली इसको कई बार पूछा गया है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हमें ज्यादा रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए? तो इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि जब एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे, एनर्जी होता है HF, यानी कि एनर्जी हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा एनर्जी हम यहाँ पे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराने की कोशिश करते हैं। ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो फॉर दैट अगर एनर्जी को इंक्रीज करना है तो फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा रखना होगा। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो है उसको हाई रखना है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। और इसी इक्वेशन में हम लिखते हैं hc by लैम्डा। तो अगर पूछते हैं वेवलेंथ के साथ क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगा, मोर रहेगा, तो वेवलेंथ लो, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है इट मस्ट बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी बट लो वेवलेंथ। वेवलेंथ उसका कम चाहिए और फ्रीक्वेंसी उसका हाई चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इजेक्ट कर सकता है। ये दो तीन छोटा मोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, इसका एक फॉर्मूला बनता है phi इक्वल टू HF नॉट, यानी कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई। E तो हो गया फोटोन का एनर्जी, फाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से बाहर निकालने के लिए कितना उसको एनर्जी प्रोवाइड करना है, फिर उसके ऊपर कितना काम करना है, उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो इस वर्क फंक्शन को हम कभी कभार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में H इंटू F नॉट लिखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि अगर आपने कंसिडर किया, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जिस फ्रीक्वेंसी में अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट कराते हो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है सरफेस के बाहर ना निकले। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू के नीचे वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं, बट उस वैल्यू के ऊपर अगर आपने लाइट रे को इंसिडेंट किया तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कराएगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना कि जिस फ्रीक्वेंसी में लाइट रे जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करा पाने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी हो कि लाइट रे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाए, उसी को हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम H इंटू F नॉट के फॉर्म में लिखते हैं। अब सिंस E इक्वल टू HF होता है तो फाई को हम HF नॉट के फॉर्म में ऐसे काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बना देते हैं। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से कई बार सवाल बन सकता है। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे दो सिचुएशन दे देगा, किसी एक सिचुएशन में बोल देगा कि देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 2 टाइम्स बन गया है, मतलब पहले मान लो फ्रीक्वेंसी था इतना, पहले था फ्रीक्वेंसी मान लो F, अभी बन गया मान लो 3 टाइम्स ऑफ F, ठीक है। तो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, अगर पहले काइनेटिक एनर्जी K था, अभी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, या फिर कितना टाइम्स हो जाएगा, K डैश का वैल्यू कितना होगा। तो ये दो इक्वेशन, दो रिलेशन बनाने वाला केस है, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों का रेशियो ले लो, वहां से कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हो सकता है, वेवलेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन फॉलो करता है, क्योंकि ये अगर ध्यान दोगे ना ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा है, जहाँ पे c हो जाएगा ये नेगेटिव ऑफ स्लोप, और यहाँ पे स्लोप जो है वो k बाय f अगर लिखोगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, हाँ तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आप देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन वाला एक स्लोप आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे HF पाई, जो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है वो इस ग्राफ का स्लोप बनेगा। तो इस तरह का अगर ग्राफ आपको पूछ देता है कि HF अगर आ जाता है तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड प्लैंक्स कांस्टेंट H के बराबर होता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे जो F नॉट है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो अपना इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उसका मैग्नीट्यूड F नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और अगर अपना इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी F नॉट से ज्यादा है तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाएगा। तो ये ग्राफ वही वैसे इंडिकेट करता है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है किसको, वर्क फंक्शन यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट को। इसी का सिमिलर एक रेप्लिका आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में भी देखने को मिलता है। सिंस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो वेवलेंथ को हमें मिनिमम रखना है, ये बताया था ना कि मिनिमम रखना है, लो एज पॉसिबल वेवलेंथ को। यानी कि यहाँ पे जो ये वेवलेंथ बनेगा, ये वेवलेंथ को बोलते हैं मैक्सिमम कितना वेवलेंथ है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये हो गया है कि मैक्सिमम हम लोग कितना वेवलेंथ का लाइट रे इंसिडेंट करा सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस से एमिट होगा।
अगर आपने लैम्डा नॉट के वैल्यू को इंक्रीज किया है तो जितना ज्यादा लैम्डा नॉट होगा उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के एमिट होने का, यानी कि लैम्डा नॉट का एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसके बियॉन्ड अगर आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जितना उस पॉइंट से नीचे रखोगे वेवलेंथ के वैल्यू को उतना ही पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का। तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो यहाँ पे वर्क फंक्शन का रिलेशन बनता है वो बन जाता है hc बाय लैम्डा, बिकॉज hf इक्वल टू hc बाय लैम्डा लिखते हैं तो hf नॉट आ गया तो यहाँ पे c बाय लैम्डा नॉट आ जाएगा। फिर वही इक्वेशन का जब आप रिलेशन बिल्ड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, और उससे एसोसिएटेड ये जो ग्राफ है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप बनता है सिमिलर टाइप का केस बनता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये लैम्डा नहीं है, 1 बाय लैम्डा होता है। तो ये 1 बाय लैम्डा के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है वो इस तरह से वेरी करता है, और इसका भी वही है, जो स्लोप बनेगा वो एच के फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसका भी जो फॉर्मूला बनता है ना, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, फ्रीक्वेंसी अगर 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा, 3 टाइम्स कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ आपने 3 टाइम्स ज्यादा कर दिया, 3 टाइम्स कम कर दिया, तो किस तरह से आपको एनर्जी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग यहाँ पे जो ये वाला केस था ना, इसी का बेसिकली एक सर्किट वाला फॉर्म है। ये वाला जो केस था, ये वाला, इसी वाले केस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं। तो ये वाला जो मेटल सरफेस है ना, ये वाला मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस बेसिकली ये वाला मेटल सरफेस है कि यहाँ पे हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया। तो लाइट रे को इंसिडेंट कराने से क्या होता है कि जब आप यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट कराओगे तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। एनोड और कैथोड क्यों बोला है? क्योंकि एनोड वाले प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, और जो कैथोड वाला प्लेट है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लाइट रे को एमिट कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ध्यान रखना, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ वाला जब लाइट रे को हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जब ये वाला पार्ट एनोड वाला प्लेट जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फॉर दैट रीजन अभी क्या होगा कि ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच के लेके आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो होता रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का एक केस फॉलो करते हैं। यानी कि अगर हम इस प्लेट में पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करते रहते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता रहेगा सब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता रहेगा, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा होगा। तो वही हमें देखने को मिलता है कि करंट यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ग्राफ में ध्यान दोगे तो एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद ये जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। इसी लाइन को, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम सैचुरेशन करंट नाम देते हैं। सैचुरेशन करंट यानी कि करंट इसके बियॉन्ड इंक्रीज नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू करंट का पहुंच चुका है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लेट के पास जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज किया, क्योंकि हमारे पास इसको बढ़ाने के लिए मान लो अनलिमिटेड मैग्नीट्यूड है, अनलिमिटेड वैल्यू तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करते रहोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा। बट एक टाइम बाद यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद में क्या होगा कि ये और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा, और इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो एक टाइम बाद सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो वही ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। फिर अगर इस पॉइंट के पीछे देखोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो डिप हो रहा है। डिप होने का मतलब है करंट यहाँ पे डिक्रीज होकर एक पॉइंट बाद यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे, हाँ एक और चीज का ध्यान रखना, 2 टर्म है। एक हम लोगों ने यूज किया है एनोड पोटेंशियल। ये जो एनोड पोटेंशियल है ना, एनोड पोटेंशियल का केस तब है जब हमने इस वाले प्लेट को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया था। तो इसको कभी कभार हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ध्यान रखना। कभी कभार क्योंकि हम पढ़ जाते हैं एनोड पोटेंशियल, क्वेश्चन में यूज हो जाता है कभी कभार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो दोनों सेम ही चीजें, ध्यान रखना। हो सकता है कि एनोड पोटेंशियल बोले, हो सकता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोले, दोनों में से कोई भी टर्म यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का ऑपोजिट होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको स्विच कर दे, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, तो ये प्लेट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे एक टाइम बाद में यहाँ से करंट जो है वो डिप होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम बाद में जो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट है वो बंद हो जाएगा। तो बंद होने के टाइम पे इस प्लेट के पास कितना पोटेंशियल है, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल के फॉर्म में,
उसका मैग्नीट्यूड, कि जिस पोटेंशियल में इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं वी नॉट। वी नॉट को बोला जाता है कट ऑफ वोल्टेज, इसको बोला जाता है कट ऑफ वोल्टेज। और कट ऑफ वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन, उसको अगर आप चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो बताएगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसके साथ इसका एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। अब फिर सवाल बनेगा काइनेटिक एनर्जी का एंट्री कहां से होगा, तो हम यहां पे इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये जो कट ऑफ वोल्टेज है ना, कट ऑफ वोल्टेज जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ m Vmax का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं EV नॉट के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे ये बताता है कि ये कट ऑफ वोल्टेज जो है ना, इसके काइनेटिक एनर्जी को, इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसको रिड्यूस करा के जीरो कराने में कितना काम कर रहा है, वर्क डन बाय द कट ऑफ वोल्टेज टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसी केस को हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन के फॉर्म में रिलेट करके लिख सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, और बाद में जाके यही वाला जो टर्म है ना EV नॉट जो है ना, ये वाला जो हमारा मेन इक्वेशन था, ये Kmax वाला जो पार्ट था, यही पे हम लोग बाद में EV नॉट को सब्स्टिट्यूट करते, तो वो थोड़ी देर बाद आ ही रहा है, तो उसमें चलते। अब देखो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा, तो आपको ये वाला ग्राफ ध्यान रखना है, इससे एसोसिएटेड दो ग्राफ और ध्यान रखना है। ये तो इंट्रोडक्शन वाला ग्राफ हो गया, इससे एसोसिएटेड जो मेन दो ग्राफ आपको ध्यान रखना है वो ये दोनों ग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ग्राफ में क्या है, पहला वाला ग्राफ में ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कांस्टेंट, लेकिन हमने अलग अलग इंटेंसिटी के मान लो 3 लाइट रे को कंसीडर किया है। तो अगर आप अलग अलग इंटेंसिटी के 3 लाइट रे को कंसीडर करोगे तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों के केस में जो V नॉट होता है, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज होता है, वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर इंटेंसिटी चेंज करते भी हो, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, तो V नॉट हमेशा कांस्टेंट रहेगा तीनों अलग अलग रेडिएशन के केस में। लेकिन तीनों का जो सैचुरेशन करंट है, तीनों के लिए जो सैचुरेशन करंट निकल के आएगा वो अलग अलग आने वाला है, वो डिफरेंट होगा। तो अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी का रिलेशन अगर आप देखोगे तो I1 लेस देन I2 लेस देन I3, तो यहां से आपको पता चलेगा कि अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है तो सैचुरेशन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पे क्या होगा, आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वाला छोटा मोटा सा प्रॉपर्टी है, यहाँ से मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है, या फिर फाइंड आउट द रॉन्ग ग्राफ या फिर राइट ग्राफ वाला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये तो हो गया पहला वाला केस। दूसरा केस में हम लोगों ने क्या किया, दूसरा केस में हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, इसका उल्टा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया लेकिन अपना इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे जो है वो कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है तो इस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो कैसा, F1 लेस देन F2 लेस देन F3, तो यहाँ पे 1 2 3 का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में इसी का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, तीनों के लिए सेम, तीनों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे सैचुरेशन करंट तीनों के लिए अलग अलग था, यहाँ पे सैचुरेशन करंट सबके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कट ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग अगर होगा तो कम फ्रीक्वेंसी होगा तो कट ऑफ वोल्टेज कम होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा कट ऑफ वोल्टेज होगा, ये केस हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ के साथ क्या होगा, सिंस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे जिसका कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है V01 लेस देन V02 लेस देन V03, O1 O2 भी कह सकते हो इसको। तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा होता है तो वेवलेंथ के साथ में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका कट ऑफ वोल्टेज कम। ऐसे इसका एक छोटा सा रिलेशन बना के आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मेट है, इसका आप लोग ध्यान रख लेना, और चाहो तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रख सकते हो, रिवीजन नोट्स की तरह आपका एक काम बन जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है, हाँ, कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला केस, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग लिखते हैं E-5 के फॉर्म में। फिर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ वोल्टेज के केस में अगर आप देखोगे तो उसको हम लोग Kmax को EV नॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और EV नॉट का जो रिलेशन बनता है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने दो इक्वेशन को मेंशन करके इसलिए रखा है, कभी कभार आपको पूछ लेता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ से आपको जो भी एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करो, वहां से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से निकाल सकते हो अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाले मेनली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर दूसरा केस जो ये वाला इक्वेशन है ना, इसको हम और एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में लेके, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये इस तरह का इक्वेशन बिल्ड कर देता है, और इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मतलब क्या होता है, HF होता है, और फाई का मतलब HF नॉट, जो हम लोगों ने वर्क फंक्शन वाले केस में देखा था, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट था वहां पे हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था। तो यहाँ से भी एक ग्राफ बन सकता है ये वाला, और इसी ग्राफ से कभी कभार आपको ये पूछा जा सकता है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये वाला आप टर्म यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। इसको हम लोग लिखते हैं H इक्वल टू 10 थीटा टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे फाई बाई जो है वो इसका y इंटरसेप्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, निगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये एफ नॉट तो पता ही है, एफ नॉट से कम फ्रीक्वेंसी होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और एफ नॉट से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से एमिट करेगा। तो ये छोटा मोटा सा कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने डी ब्रोगली वाले सेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया। इससे पहले वाला जो सेक्शन था वो पार्टिकल नेचर के बारे में था, अभी जो है वेव नेचर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो डी ब्रोगली वेव है वो बेसिकली इस तरह से डिनोट करता है कि कोई भी अगर आपके पास मान लो मूविंग पार्टिकल जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता, वो मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो एक वेव के फॉर्म में मूव करता है। सिंस वो वेव के फॉर्म में मूव करता है, तो मतलब जब वो मूव करता है उसका एक वेव नेचर होता है, बट उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो इसीलिए कोई भी पार्टिकल, यही वाला इक्वेशन डी ब्रोगली ने बताया था कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम कम होता है, धीरे धीरे मूव करता है, तो उसका वेव नेचर हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि अगर मोमेंटम बहुत कम होता है तो मोमेंटम जब बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ हमारा यहाँ पे कम होता है, तो वो वेवलेंथ हमें दिखता नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का जो मास है उसको अगर बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू mv होता है, अगर आप मास को कम कर दोगे तो हो सकता है मास के कम होते वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो जब कोई भी पार्टिकल ऐसा लोगे जिसका मास बहुत कम है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होने का चांस है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट स्टेट में नहीं होता, उसके पास अपना वेलोसिटी होता है, उसके पास अपना एक मास होता है। तो जब वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो हमें उसका एक वेव नेचर देखने को मिलता है, और ये हर एक पार्टिकल के लिए वैलिड है। इवन कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, वो अगर मूव करता हुआ जा रहा है तो उसके पास भी वेव नेचर है, बट उस ऑब्जेक्ट का जो हम अपने खाली आंखों से देख सकते हैं, उसका मास काफी ज्यादा होने की वजह से हमें वो वेवलेंथ बहुत छोटा मतलब दिखाई नहीं देता, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, 10⁻⁻50 -60 -70, जो विजिबल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये वाला केस डी ब्रोगली ने बताया था कि इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका वेव नेचर होता ही होता है, ये मेनली यहाँ पे बताया गया था। फिर इसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनता है, जैसे कि अगर आप देखोगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है, तो मोमेंटम को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एक रिलेशन याद रख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली रिलेशन वाला बनता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इतना इंक्रीज होता है, वेवलेंथ के साथ क्या वेरिएशन आएगा, तो वो रेशियो वाला मेनली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। दूसरा केस जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो ईवी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो ईवी नॉट का जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना, एक तो ये वाला केस आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपने ईवी नॉट लिखा है, ई बता रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा चार्ज दिया जाता है, जो कि चांसेस कम है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे ई मतलब चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, तो ई की जगह पे आप यहाँ पे क्यू इंटू वी नॉट भी लिख सकते हो, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो जनरली एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में ही हम लोग निकाल के रखते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी मीटर में आएगा उसको हम लोग 10⁻⁻10 के फॉर्म में रिप्लेस करके एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में उसको लिखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ का वैल्यू बहुत छोटा होता है, उसको मीटर के फॉर्म में नहीं लिखते, उसको इधर नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में ही लिखा जाता है। फिर हमारे पास जो नोन वैल्यू होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, जब सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक छोटा सा रिलेशन बनता है कि अगर आपको v पता है, इसको v के फॉर्म में लिख देते हैं, अगर आपको पोटेंशियल पता है, v मतलब वेलोसिटी नहीं है, v मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बता रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और अगर आपको पूछता है कि उस पोटेंशियल के केस में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको यहाँ से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिल जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में भी याद रखते हैं कि अगर आप √50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको कई सारे बुक में अप्रोक्सीमेटली 12.3 भी लिखा रहता है, तो 12.3 बाई √v इंटू एंगस्ट्रॉम, ये वाला टर्म आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो ये इसी रिलेशन से बिल्ड होकर आता है। फिर एक काफी पॉपुलर रिलेशन बनता है कि अगर एक आपके पास फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अगर एनर्जी सेम रहता है, यू हैव एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन,
अगर दोनों का एनर्जी सेम है तो इनके बीच में वेवलेंथ का रिलेशन कैसा बनेगा, इनके बीच का जो वेवलेंथ का रिलेशन होगा कि वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है। तो ये एक प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तो ये चैप्टर के बाद नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाएगा एटॉम वाला पार्ट, ठीक है। तो एटॉम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉम के बारे में। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है जहां से पॉसिबल है सवाल बन सकता है। ऑल्दो इस वाले इक्वेशन में से उतना सवाल बनने का चांस नहीं है, बट फिर भी याद रख लो, यू मे नेवर नो कब कैसा सवाल आ जाए। तो यहाँ पे पहला वाला जो इक्वेशन है वो होता है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं रदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा हूँ, वो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो गोल्ड फॉइल के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पे न्यूक्लियस था, बिकॉज ऑफ दैट वो अलग अलग जगह पे स्कैटर हो गया था। 99% ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो 99% ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चला गया था, बहुत कम था जो डेविएट हुआ था। तो वो डेविएट होने के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंसेस का इक्वेशन बनता है, तो वही हमने यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन पावर 4 थीटा बाय 2 के फॉर्म में इसको लिखते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं n जो होता है वो थीटा के साथ वेरी करता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन इनवर्स ऑफ साइन पावर 4 थीटा बाय 2। अब ये n क्या है, n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में ये कितना स्कैटर हुआ है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर सवाल आएगा थीटा क्या। थीटा बेसिकली है कि जब आप यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू बेसिकली ऐसे निकल के आता है कि जब यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल आगे हो सकता है वो सीधा चला जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए। तो ये जो एंगल बनाता है ये एंगल कितना होता है उसी को बेसिकली हम थीटा के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो अलग अलग थीटा के लिए एन का वैल्यू अलग अलग आएगा। थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एन का वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे थीटा का वैल्यू जितना कम होगा एन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है ना कम एंगल बनाता है। क्योंकि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बिना डेविएट हुए स्ट्रेट चला जाता है। कुछ ही पार्टिकल होता है जो ऐसे जाएगा, एक दो पार्टिकल ऐसा होता है जो रिटर्न आता है, बहुत ही कम, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल। तो थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होता है पार्टिकल उतना ही, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उतना ही आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। यही वाला फॉर्मूला इंडिकेट करता है। तो जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें एन निकालने को बोल देगा, थीटा आपको दिया रहेगा, डायरेक्टली इसका रिलेशन आप बिल्ड कर सकते हो। और इसका ग्राफ भी बनता है जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बन जाता है इनवर्स फॉर्म में, कि एंगल जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उतना ही कम हो जाता है। एंगल बढ़ेगा तो एन का वैल्यू कम होगा, इसलिए इनवर्स रिलेशन यहाँ पे बिल्ड हुआ है। दूसरा केस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच वाला केस यहाँ से ऐसा निकल के आता है कि जब आप यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ देखते हो तो न्यूक्लियस में ऐसा एक, न्यूक्लियस के डायरेक्शन में जो भी अल्फा पार्टिकल जाता है एकदम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के फॉर्म में, अल्फा पार्टिकल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में भी होता है पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये जाके यहाँ पे टकराएगा, नहीं तो एक पॉइंट बाद वो क्या होगा, रिटर्न आएगा। तो ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक यहाँ पे जा पाया, आर नॉट के फॉर्म में। इसी को हम लोग बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये बन जाता है। यहाँ पे जो के है, के बेसिकली होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम रिलेशन बिल्ड करते हैं काइनेटिक एनर्जी और कूलॉम्स लॉ के बीच का, ठीक है। तो वहां से ये रिलेशन बिल्ड होता है, हाफ mv² इक्वल टू वो कूलॉम्स लॉ के रेस्पेक्ट में हम इसके रिलेशन को यहाँ पे बिल्ड करते हैं, और यहाँ से ही वो आर नॉट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर दूसरा चीज होता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं बी वाले सिंबल के साथ में। ओके तो यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर वाला जो केस है वो इसी के साथ में रिलेट होगा, लिखने के लिए जगह थोड़ा कम हो गया। एनीवे तो ये मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस से पास होता हुआ एक्सेस है। अब यहाँ से मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया है इस तरह से, ये एंगल थीटा बनाएगा। अब ये जो गैप है ना, ये गैप, इसी गैप को हम यहाँ पे किस से डिनोट करते हैं, इसी गैप को हम यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मेनली आपको ध्यान रखना ये वाला रिलेशन, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच का जो रिलेशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। कभी कभार इसका डायरेक्टली सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो करेक्ट रिलेशन कभी कभार पूछ लेता है।
और अगर थोड़ा डेप्थ में देखना चाहो तो आर नॉट का जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलता है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा ये कैसे आता है, ये आता है आपका ये हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू होता है, सिंस यहाँ पे चार्ज इन्वॉल्व है तो हम यहाँ पे लगाते हैं चार्जेस के बीच का एनर्जी, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर वाला जो केस है ना वो लग जाता है यहाँ पे। तो आर जो है वो आर नॉट होगा, वो वही आर नॉट यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के साथ में ये वाला रिलेशन बिल्ड होता है, ये जो थीटा है ये वाला थीटा है, और साथ में जब आर नॉट का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको इंपैक्ट पैरामीटर का एक छोटा सा रिलेशन मिल जाता है। तो अगर आप चाहो तो उसको नोट करके रख सकते हो, इनकेस अगर कुछ मिस हुआ होगा आप लोगों का, क्लास अगर अटेंड नहीं किया होगा तो ये आपको यहाँ पे नोट्स इसका आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं बोर्ड्स पोस्टुलेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड का जो है 3 पोस्टुलेट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि रदरफोर्ड वाले केस में कुछ जो लिमिटेशंस था, यहाँ पे रदरफोर्ड ने कई सारा एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से कुछ लिमिटेशंस निकल के आया, उसी लिमिटेशंस को बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि पहला पोस्टुलेट में आपको देखने को मिलता है कि रदरफोर्ड ने ये बोला था ना कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन अगर बात ये कि अगर ये कंटिन्यूअसली से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड फॉर्म में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, और जब रेडिएशन एमिट करेगा तो उसका एनर्जी लूज होगा, एनर्जी लूज होने की वजह से उसको इस पाथ में मूव करते हुए आके फिर उसको न्यूक्लियस में डंप हो जाना चाहिए था, बट वैसा होता नहीं है। तो उसी कहानी को बोर्ड ने पोस्टुलेट नंबर 1 के रेस्पेक्ट में मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में मूव करता है, हाँ एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता है। तो एक पोस्टुलेट उन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि इवन दो इट हैज एक्सेलरेटेड मोशन बट वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट नहीं करता है, और उसका जो मोशन है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो जब वो मूव करेगा तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस में जो फोर्स, न्यूक्लियस और इसके बीच में जो कूलॉम फोर्स लगेगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, वो वाला पहला पोस्टुलेट बोर्ड ने यहाँ पे कहा था। दूसरे पोस्टुलेट में ये कहा गया था कि सिंस ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, ये वाला केस यहाँ पे उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब NH/2π का रिलेशन यहाँ पे बनता है तो हम L का मतलब एम्बियर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m × v × r। जब आप 2π और r को एक साथ रखोगे तो ये उसका सरकमफरेंस बताएगा, यानी कि इस ऑर्बिट का सरकमफरेंस कितना है। और जब यहाँ पे NH/mv लिखोगे ना तो यहाँ से एक पुराना रिलेशन बिल्ड होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था ना, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, और इसको आप h/mv भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे h/mv दिख रहा है, h/mv, तो क्या हम इसको n/p लिख सकते हैं, नहीं, h/mv को हम लोग यहाँ पे लैम्डा बना सकते हैं, तो इसको आप n लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि ये क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उसके 2π के फॉर्म में, जो 2π उसका सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस में वो एक्चुअली वेव की तरह से मूव करता हुआ जाता है। ये वाला कहानी बेसिकली उन्होंने बताया था इस वाले फॉर्मेट के थ्रू। तो आपको मेनली यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, कभी कभार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है और कभी कभार फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, वही से आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिख जाता है इसका। तो ये तो हो गया बोर्ड पोस्टुलेट का दूसरा केस। तीसरे केस में आते हैं। तीसरे केस में जो कहानी है वो कुछ इस तरह का है। तीसरे केस का कहानी है जो यही से मेन इस चैप्टर का मेन पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है वो ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो एक पाथ कंसिडर करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, या फिर मान लो एक दूसरा ऑर्बिट लेते हैं, ये वाला ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट नंबर 1 बोलते हैं, इसको ऑर्बिट नंबर 2 बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और अगर उल्टा काम होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, 1 से लेकर 2 तक अगर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। इसमें एब्जॉर्व करता है, इसमें एमिट करता है। ये चैप्टर आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो वहीं से इसका डायरेक्टली रिलेशन बन जाता है। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड ने ये वाला फॉर्मूला हमें दिया था कि अगर दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी E2 है, पहले ऑर्बिट का अगर एनर्जी E1 है, तो अगर E2 से E1 तक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, अगर उसने ऑर्बिट स्विच किया है ऐसे, बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एमिट करेगा। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, वो hf अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करके यहाँ पे ऑर्बिट को स्विच कर सकता है। अगर उसको E2 से E1 आना है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है, तो उसको एनर्जी एमिट करना होगा, और अगर लोअर से हायर पे जाता है तो उसको उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व करना होगा। और अगर अपने ऑर्बिट में रहता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्व या एमिट करने की जरूरत नहीं है,
वो उसी कांस्टेंट एनर्जी के साथ में मूव कर सकता है। ये थर्ड पोस्टुलेट बोर्ड ने बताया था। अब इसी का कनेक्शन जो डायरेक्टली बनता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको कुछ अलग फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसका कनेक्शन देखोगे, इसमें आने से पहले इसका थोड़ा बता देता हूं। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कनेक्शन है ना, इस पार्ट का कनेक्शन डायरेक्टली बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले पार्ट के साथ। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले पार्ट का इस वाले सेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेशन बनता है। तो इस वाले पार्ट का आप ध्यान रखना, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करने ही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो आता है वो होता है ये कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस, जैसे कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का क्या सीन है, वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट का क्या सीन है, उनके ग्राफ का क्या सीन है, और साथ में आएगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी। एनर्जी में काइनेटिक, पोटेंशियल और दोनों का सम यानी कि टोटल एनर्जी, ये तीनों आ जाता है। तो पहले बात करते हैं रेडियस के बारे में। रेडियस के केस में अगर देखोगे तो रेडियस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, जो कि होता है ये Rn यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट की बात कर रहा है। n वाला n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 पुट करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस निकल जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका एक रिलेशन बनता है, इसको मैंने डिराइव करके क्लास में एक्सप्लेन किया था, 0.53 कैसे आता है। तो 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z। n हो गया कौन से ऑर्बिट के लिए आपको रेडियस निकालना है, और z हो गया आप कौन से एटॉम के बारे में बात कर रहे हो। और जनरली हम यहाँ पे जिस भी एटॉम को लेते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन वाला जो भी टर्म्स है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइड्रोजन वाला ही मोस्टली आपको यहाँ पे पूछा जाता है। हाइड्रोजन पूछ लेगा या फिर हीलियम का पूछ लेगा, ये मेनली आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आपको z का वैल्यू पता है, z बेसिकली एटॉमिक नंबर ही होता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके आप कोई भी r का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपको R2 निकालना है, बोल दिया है कि हीलियम के लिए निकालो, तो हीलियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर पुट कर देना, R2 यानी कि n का वैल्यू 2 पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट करके आपको उस पार्ट का, उस पर्टिकुलर एटम के लिए अगर n का वैल्यू जो भी उसका ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन एटॉम की बात करते हो, हाइड्रोजन एटॉम में जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे, z का वैल्यू आप 1 पुट करोगे, n का वैल्यू भी 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और उसके पास जो ऑर्बिट है वो एक ही ऑर्बिट होता है। तो उस ऑर्बिट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस पता करना है कि कितने रेडियस में वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसका एक डायरेक्टली वैल्यू निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी का एक और नाम होता है, इसको हम बोर रेडियस भी बोलते हैं। तो ये कुछ छोटा सा पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। दूसरा केस, सिंस R1 का वैल्यू हमें इतना मिला है तो 0.53 की जगह पे हम यहाँ पे R1 को सब्स्टिट्यूट करके ये रिलेशन भी बना सकते हैं। तो Rn के लिए डायरेक्टली ये वाला वैल्यू आपके लिए काम का है। तो यहाँ से Rn का जो है ना रिलेशन बनता है n स्क्वायर और z के साथ। तो इनका ग्राफ, ये ग्राफ आप लोग ध्यान रख सकते हो। पहला ग्राफ है Rn और n स्क्वायर। Rn और n स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, Rn और n वाला, वो ऐसे पैराबोलिक बनेगा, बिकॉज स्क्वायर फॉर्म का ग्राफ है। स्क्वायर फॉर्म के ग्राफ में एक्सपोनेंशियल का शेप आपको देखने को मिलता है, मतलब ये पैराबोलिक फॉर्म में आ जाता है। और दूसरा Rn और z का इनवर्स रिलेशन बन रहा है, यानी कि Rn अगर इंक्रीज होगा तो z डिक्रीज होगा। तो ये यानी कि एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा Rn उतना ही कम होता जाएगा। ये वाला केस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसके पास वेलोसिटी कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Vn इक्वल 1/137 c इंटू जेड बाई एन। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, z हो गया एटॉमिक नंबर, n हो गया कौन से ऑर्बिट की बात करें। जैसे कि हाइड्रोजन एटॉम के लिए अगर देखोगे तो ऑर्बिट नंबर 1 है, तो z का वैल्यू भी उसका 1 हो जाएगा, n का वैल्यू भी 1 होगा। तो c/137, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये वाला वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे रिलेशन, अब ये पूछने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ये सब पूछने का चांस थोड़ा कम है। आपको यहाँ पे रिलेशन पूछने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि मान लो अगर आपको वेलोसिटी वाला रिलेशन पता है, वेलोसिटी को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है ω/2π और ओमेगा को आप v/r के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप इन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो z स्क्वायर बाय n क्यूब, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, एक ये रिलेशन देखने को मिलता है। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑर्बिट नंबर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, क्यूब के इनवर्स ऑफ द क्यूब के फॉर्म में वो चेंज होता है। और जो केस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है सेम केस एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी फॉलो होगा। तो ये सेम रिलेशन आपको एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखना, इसका कभी कभार सवाल बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा डेप्थ में सवाल पूछना चाहेगा तो यहाँ से आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये छोटा मोटा सा कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बात की है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी है, तीन एनर्जी है।
ये एनर्जी को समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह का रिलेशन आपको ग्रेविटेशन में भी देखने को मिलता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट की बात करते हैं। तो वही वाला केस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। जब इसको डिराइव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वाला ये रिलेशन देखने को मिलता है। काइनेटिक और टोटल का रिलेशन सेम टाइप का है, खाली टोटल के आगे एक नेगेटिव साइन लगा देना। काइनेटिक और टोटल का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली काइनेटिक टोटल के आगे एक नेगेटिव साइन लगना है। और पोटेंशियल के केस में क्या होगा, पोटेंशियल वाला जो वैल्यू है वो काइनेटिक का टोटल एनर्जी का वो आधा हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बाकी सब तो सेम ही है, ZE²/n, ZE²/Rn, ये सबके लिए सेम है। खाली काइनेटिक वाले में 8 आएगा, टोटल में 8 और एक माइनस साइन आ जाएगा, और पोटेंशियल में खाली 1/4πε0 जो कूलम्स लॉ के साथ आता है ना, जिसको हम लोग केवी बोलते हैं, वो वाला टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पे के नहीं लिखा है, क्योंकि के को हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में यूज करें, इसीलिए के और ये वाला पार्ट कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली 1/4πε0 के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट का एक केस। दूसरा केस, इसके बाद जो नेक्स्ट निकल के आएगा, जो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है, उसमें देखो, उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेनली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाया नहीं है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकल ही जाएगा, तो एक बेसिक वाला क्वेश्चन ही बच जाता है इसका। अब देखो यहाँ से आपको ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट वाला केस, इसका, और दूसरा वेवलेंथ वाला, ये वाला, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट केस है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर आपको निकालना है, जैसे कि मान लो En का वैल्यू होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आ रहा है, जूल के फॉर्म में पूछने का चांस थोड़ा कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मेनली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अब अगर आप इसी केस में हाइड्रोजन एटम को लोगे, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम का मोस्टली सवाल बनता है और पूछा भी जाता है। तो अगर आपको पहले हाइड्रोजन एटम का अगर En यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना है, तो उसका एनर्जी कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसी हाइड्रोजन एटम का अगर आप सेकेंड ऑर्बिट निकालना चाहोगे, कि सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को हमें भेजना है, तो उसको कितना एनर्जी गेन या लूज करना होगा, तो यही से एक केस यहाँ निकल के आता है। पहले मैं इसका दिखा देता हूँ केस। तो E2 वाला जो है, E2 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, z का वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से आपको वैल्यू दिखने को मिलेगा 3.4। वैसे अगर 3 पुट करोगे तो 1.5, ऐसे करते करते इंक्रीज करते जाओगे, तो जब E का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, E का वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि n का वैल्यू इन्फिनिटी, n का वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगा, इन दैट केस n इन्फिनिटी होते हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इनफाइनाइट नंबर वाला जो ऑर्बिट होगा उसके लिए एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाता है। तो उसका वैसे भी देख सकते हो कि ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में ये मान लो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रखना है तो उसको एनर्जी, उसके पास एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब नेक्स्ट ऑर्बिट में गए, नेक्स्ट ऑर्बिट वाला एनर्जी हमें कितना मिला है, 3.4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने क्या बोला था, जो थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो उसको एनर्जी क्या करना होगा, गेन करना होगा, क्योंकि लो से हाई जाना है, ये लो है ये हाई है, तो लो से अगर हाई में जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्व करना होगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी जो है नेगेटिव साइन के फॉर्म में आता है, तो वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहता है। तो -3.4 इज मोर देन 13.6, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में दिस माइनस दिस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्व करना है। वैसे ही अगर सेकेंड से थर्ड जाएगा, ये n = 1 था फर्स्ट ऑर्बिट, ये था सेकेंड ऑर्बिट, ये था थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितना आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में -1.5 आ रहा है। तो यहां से यहां तक जब जाओगे, वही इससे 1.5 से इसको माइनस कर दोगे, तो जो भी इसमें गैप निकल गएगा वही उतना एनर्जी इसको एब्जॉर्व करना होगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि जितना ये n का वैल्यू बढ़ता जाता है ना, वैसे ही इनका बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। यानी कि पहले वाले केस में देखो गैप काफी ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है, तीसरे वाले में और कम होगा, चौथे वाले में और कम होगा, तो ये गैप जो है वो कम होता जाता है। तो जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना ही आपको कम एनर्जी एब्जॉर्व करते हुए आगे बढ़ना होगा, और जितना न्यूक्लियस के पास आओगे उतना ही आपको ज्यादा एनर्जी एमिट करते रहना होगा। ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये यही केस यहाँ पे मेंशन किया गया है। और एकदम फाइनली जब इन्फिनिटी पे आओगे तो इन्फिनिटी पे आते ही वो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्फिनिटी के लिए बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना कि जो एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है वो उसका एक रिलेशन बनता है। इसका कनेक्शन डायरेक्टली जो थर्ड पोस्टुलेट है ना वही से निकल के आता है बेसिकली। तो इसका एक केस बनता है कि यहाँ से कभी कभार ये रिलेशन भी यूज में आ सकता है, जहां पे हम लोग ये जो 13.6 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, वो कहाँ से आता है, 13.6 बेसिकली यही से निकल के आता है, ये यहाँ से निकल के आता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जब आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RCH को। R का मतलब होता है राइडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सबको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी और ये प्लैंक्स कांस्टेंट को जब यहाँ से रिमूव कराने की कोशिश करते हैं ना, तो इसको हम लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज वी नो E इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, करेक्ट। अगर हम hc को इधर लेके आते हैं तो क्या हम इसको E/hc लिख सकते हैं? यस। और E/hc का मतलब क्या हो गया, 1/λ होता है ना, तो इसीलिए हम CH को इधर लेके आके इसको 1/λ के फॉर्म में लिखते हैं, और ये रिलेशन हमारा बन जाता है। और मोस्टली काम हमारा हाइड्रोजन एटॉम के लिए है, तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए Z का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो 1² मतलब 1। जनरल फॉर्म ये होता है, बट 1² मतलब 1 ही रहता है, तो हम R को काफी बार इग्नोर करके रख देते हैं। बट अगर दूसरे एटम के लिए पूछेगा तो Z का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, जैसे कि हीलियम होगा तो उसमें Z² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर के फॉर्म में आपको यहाँ पे नंबर्स को ध्यान रखना है। और साथ में ये जो F' है इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, मतलब ये आप बेसिकली ऐसे ध्यान रखो, ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला 1/λ वाला। तो 1/λ जो होता है वो Z² R 1/n² माइनस 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 n2 क्या है, n1 बता रहा है फर्स्ट ऑर्बिट, n2 बता रहा है सेकंड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट जब ट्रांसफर करेगा तो उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, और यही से डायरेक्टली कनेक्शन बनता है किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम जाएंगे तो उसका जो केस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये सीरीज के बारे में ऑब्वियसली केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछ लेता है, यहाँ से सवाल बनने का क्या केस है वो देखो। यहाँ से सवाल बनने का केस ये है कि लाइमैन सीरीज है वो कौन से रेंज में आता है, यूवी में आता है, बामर विजिबल में आता है, और ये तीनों कहाँ पे आता है, ये तीनों इंफ्रारेड में आता है। तो इजी क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा केस, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, और सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में लाइमैन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो n1 = 1 से शुरू होता है, n2 2 3 4 तक जाता है। मतलब ये हो सकता है कि आप 4th से 1 तक आ रहे हो, 3 से 1 तक आ रहे हो, 2 से भी 1 तक आ सकते हो, ऐसे भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा मान लो n = 1 वाला ऑर्बिट है। अगर मान लो यहाँ से सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके केस में वेवलेंथ का रिलेशन हमें निकालना, वेवलेंथ का वैल्यू हमें निकालना होता है कौन से फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले के साथ 1/λ Z² R। तो ये Z² के केस में डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है ये, तो उसको लिखेंगे हम लोग 1/λ = R × 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। अगर आपको बोला जाता है लाइमैन सीरीज बोलते ही समझ जाना n1 का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अगर आपको बोलता है कि देखो थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना होगा, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n2 का वैल्यू आप 3 लिख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको बोलता है कि बामर सीरीज है, बामर सीरीज के लिए अगर आपको बोलता है कि देखो फोर्थ ऑर्बिट से अगर उसको हम लोगों ने मूव कराया है, तो इन दैट केस वेवलेंथ का केस क्या होगा, तो आप क्या करो 1/λ = बामर सीरीज के लिए आएगा R × 1/n1²। n1² का वैल्यू कितना हो जाएगा, बामर सीरीज में n1 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पे 2² हमेशा आएगा, माइनस फिर डिपेंड करेगा कि हमने कौन से ऑर्बिट से यहाँ तक मूव कराया, यानी कि कौन से ऑर्बिट से लेकर सेकेंड ऑर्बिट तक हमने उसको मूव कराया। अगर आपको बोला है फिफ्थ ऑर्बिट से, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1/5², सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो ये वाला केस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखना, कौन सा सीरीज का कौन सा लाइट रे का रीजन है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ तक आपको मेनली ध्यान रखना है, एटम वाले चैप्टर का जो पॉइंट्स है उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना हो, और जो नोट्स क्लास में कराया था, जो क्वेश्चंस क्लास में कराया था, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना, इसी से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं न्यूक्लियर वाले सेक्शन में। तो न्यूक्लियर वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें उतना सारा चीज़ है नहीं समझने के लिए। हाँ, इनकेस अगर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इनकेस अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है ना कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो केस है, इसका मैं वो सीरीज एक बार दिखा देता हूँ, मैंने ये बनाया नहीं था, स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ इनकेस अगर किसी को डाउट रहता है। जैसे कि ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड वाला जो सीरीज है, ग्राउंड आता है, फिर एक दूसरा लाइन आता है, फिर एक तीसरा लाइन आता है, गैप कम होता जाता है, मैंने बताया था ना, फिर चौथा। ठीक है, तो जो एकदम बेस वाला लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमैन। अब मैंने इसको बनाया नहीं था, तो रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, तो इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज किया नहीं है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ।
तो अगर लाइट रे ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, तो अगर लाइट रे n1 n2 से लेकर n1 तक आ रहा है, ये लाइमन सीरीज में आएगा। n3 से अगर यहाँ तक आएगा, ये भी लाइमन में आएगा, ये भी लाइमन, तो ये पूरा जो है ना वो लाइमन वाले कैटेगरी में आ जाता है। अगर बोलते हो बामर सीरीज, तो n इक्वल टू 2 से बामर स्टार्ट होता है, तो ये वाला बामर सीरीज हो जाएगा। यानी कि अगर थर्ड से सेकंड में आएगा तो ये बामर वाले रेंज में आएगा, फोर्थ से थर्ड में बामर में आएगा। अगर यहाँ पे देखो फिफ्थ से लेकर यहाँ तक, तभी वो बामर सीरीज में आएगा। तो ऐसे करते हुए ये n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू इन्फिनिटी तक वो वेरी करता है। और पहले ऑर्बिट का एनर्जी हमें पता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, ये कितना था, ये -13.6 था, फिर ये -3.4 था, फिर 1.5 एंड सो ऑन। तो वो जो हमारे पास इक्वेशन है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए आप जाते रहोगे इन्फिनिटी पे, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये वाला सीरीज फॉलो होता है। फिर आता है पास्चन, थर्ड में आता है, क्या था, पास्चन। तो यहाँ से n इक्वल टू 4 से लेकर, सॉरी n इक्वल टू 3 से लेकर ऊपर जितना भी जाओगे वो पास्चन वाले कैटेगरी में आएगा। कि n 4 से लेकर 3 तक हो गया पास्चन होगा, 5 से लेकर 3 हो गया पास्चन होगा, 6 से लेकर 3 हो गया पास्चन होगा, इन्फिनिटी से लेकर 3 तक हो गया पास्चन होगा। तो n1 का वैल्यू क्या है वो डिसाइड कर रहा है कि सीरीज कौन सा है, ठीक है। बाकी तो ये रेंज तो पता ही है आपको, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये तो पता ही होगा। तो ये वाला केस आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एटम वाला, ये है, सॉरी न्यूक्लियर वाला। तो ये है इस तीनों चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर है, यही वाला है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टर्म मेंशन किया जिसके बारे में सबको पता ही होगा, स्कूल के टाइम से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। जस्ट फॉर द रिवीजन मैं मेंशन कर देता हूँ 3 चीज, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। आइसोटोप और आइसोबार जो होता है ना वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, जिसमें इस केस में, मतलब टोप के केस में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग होता है। उल्टा कर दो, सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, वो बन जाएगा आइसोबार, जिसमें मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो आइसोबार और आइसोटोप एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, कंफ्यूजन लगता है तो इन दोनों का एक बार कंपेयर करके देख लेना। और आइसोटोन में क्या करना है, आइसोटोन में ना एटॉमिक नंबर सेम ना मास नंबर सेम, उसमें खाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप लोग सेम कर दो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें हुए आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको मास नंबर पता करना है तो क्या करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ एटॉमिक नंबर को आप ऐड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो होता है मास नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हमारा मास नंबर हो जाता है, ठीक। चलो इसी के रेस्पेक्ट में कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखने, जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोन है। अब कई बार हम रिवाइज करना भूल जाते हैं तो ये छूट जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप स्किप बिल्कुल मत करना, इजी क्वेश्चन है, सॉल्वेबल होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिसाइड कौन करता है, उसका रेडियस डिसाइड करता है कि रेडियस कितना बड़ा, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा उसका साइज। अब न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, तो क्योंकि उसका जो चारों तरफ का ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का साइज डिसाइड करता है कि उसका रेडियस कितना है, वो ऑर्बिट का जो साइज होगा वो रेडियस के फॉर्म में हम उसको मेजर करेंगे, ज्यादा रेडियस तो उसका साइज भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली उसको लिख सकते हो रेडियस निकालने के लिए, R इक्वल टू R नॉट A पावर 1/3। अब A को काफी लोग हड़बड़ी में एरिया पढ़ लेते हैं, जो कि हो जाएगा गलत, इसलिए मैंने A का मेंशन कर दिया। A क्या है, A को हम यहाँ पे न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियाई के केस में A को हम बोलते हैं मास नंबर। तो ये हमारा मास नंबर है। तो जिस भी एटम के लिए आप निकाल रहे हो उसका आपको, या फिर जिस भी एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हो उसका आपको मास नंबर पता होना चाहिए। उस मास नंबर को सब्स्टिट्यूट करो। R नॉट होता है न्यूक्लियर रेडियस, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.2 × 10⁻⁻15, क्योंकि काफी बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो हमेशा हम बोलते हैं कि 1 फर्मी मीटर के, FM बोलते हैं ना, 1 फर्मी या फिर फर्मी मीटर, FM के फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये टर्म आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, A का जो भी वैल्यू होगा सब्स्टिट्यूट करो, वहां से आपको रेडियस मिल जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल बन सकता है रेशियो वाला, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेशियो वाला देखने को मिलेगा। कि देखो पहले वाले केस में A अगर 2A बन रहा है, दूसरे वाले तो फिर R के साथ क्या होगा, कितना चेंज होगा, इस तरह का केस जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है तो एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर रेडियस का केस। दूसरा केस बनता है, सॉरी न्यूक्लियर साइज या फिर रेडियस और न्यूक्लियस भी कह सकते हो। दूसरा केस,
अगर आपको पूछा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी का केस, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है रो इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 4 पाई r नॉट क्यूब। r नॉट तो ये वाला है, न्यूक्लियर रेडियस वाला r नॉट है। m क्या है? m होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना है उसको आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, r हो जाएगा वही न्यूक्लियर रेडियस, उसको यहाँ पे ये r नॉट होगा एक्चुअली, r नॉट जो हो जाएगा वो अपना न्यूक्लियर रेडियस को जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना, ये वाला आपको नंबर देखने को मिलता है। तो इस नंबर को आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलेगा, बट हाँ सिंस मेंशन किया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखो, क्योंकि जो जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। इवन थोड़ा सा ज्यादा ही है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कम इंपॉर्टेंट चीजें भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो सब चीजों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना 1 by 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो या फिर आप लोग लिख लेना चाहो, यू कैन गो फॉर इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें मेंशन किया हुआ है हाँ मास एनर्जी रिलेशन वाला। अब मास एनर्जी रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे निकल के आता है कि जो मास होता है, एक थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होगा, पहले भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो मास होता है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि मास एंड एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मास को आप एनर्जी के फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हो और एनर्जी को मास के फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यही बताता है आइंस्टाइन वाला इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से हम इस डेल्टा एम को एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ई हो गया एनर्जी, एम हो गया कितना मास चेंज होगा या फिर कितना मास वेरी करेगा, और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसके रेस्पेक्ट में हम इसमें एनर्जी को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसको निकालने का हमारे पास तरीका ये है कि अगर आपको मास डिफेक्ट निकालना है ना, तो आप क्या करो, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के साथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दो। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बारे में अब हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया भी है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है कि अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली रख के उनका अगर आप मास निकाल लो तो वो आपको बताएगा मास ऑफ न्यूक्लियंस। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आपने न्यूक्लियस के अंदर रखा है, न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर आपने मान लो न्यूक्लियस को इग्नोर करके खाली प्रोटॉन्स को यहाँ पे रखा और न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे रखा, दोनों का इंडिविजुअल मास उठाकर सम कर दिया, उसका जो मास आएगा और न्यूक्लियस के अंदर वाले जो प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आता है वो हमेशा कम होता है। इसलिए ये जो मास डिफेक्ट आता है इसमें हम न्यूक्लियंस वाला जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, न्यूक्लियस वाला मास थोड़ा सा कम होता है। जब न्यूक्लियंस वाले मास से न्यूक्लियस वाले मास को हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे मास डिफेक्ट मिलता है। और अगर इसको हम थोड़ा एक्यूरेट फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूक्लियंस मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियंस में होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस का अपना खुद का एक मास होता है, उसको हम यहाँ पे mx मान के चल जाते हैं। अब अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन बता रहे तो मास ऑफ प्रोटॉन तो एक बताएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का मास होगा, बट हमें चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट की, एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसका कितना वैल्यू है। तो एलिमेंट के लिए हमारे पास होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, या फिर सॉरी उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ही बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर एक होगा तो 1 पुट करना, 2 होगा तो 2 पुट करना, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको उस एटॉम का कितना मास है, उस प्रोटॉन मतलब उसमें नंबर ऑफ मासेस का, सॉरी प्रोटॉन का टोटल मासेस कितना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो एलिमेंट क्या है। दूसरा केस, अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप वैल्यू निकाल लोगे, जो भी नंबर आएगा उसके रेस्पेक्ट में अगर आप एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस एलिमेंट का आपको टोटल न्यूक्लियंस का मास मिल जाएगा। और न्यूट्रॉन का तो उसका मास फिक्स रहता है, तो उसको जब यहाँ पे माइनस कर दोगे आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। फिर इसी वैल्यू को उठा के अगर आप यहाँ पे डाल दोगे विथ सी स्क्वायर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उस रेस्पेक्ट में कितना एनर्जी का वेरिएशन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो चेंज इन मास है इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो सकता है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है वो आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। यही बेसिकली इस इक्वेशन का काम होता है, आपको ये वैल्यू बताने का। लेकिन इस वैल्यू को हम बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। कैसे? एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना उसको हम बेसिकली मास ऑफ अ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक मास के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg, जो बेसिकली होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अब प्रोटॉन के मास के सेंस बराबर होता है, तो अगर आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में इस वैल्यू को उठा के जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डेल्टा ई का वैल्यू देखने को मिलता है इतना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है क्योंकि ये जूल में आएगा, जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में उसको लिख के रख देंगे। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ना वो क्या होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट ये होता है कि जब आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे
तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कहता है ना कि आप मास और एनर्जी को इंटरचेंज करा सकते हो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो अगर आप 1 एटॉमिक मास यूनिट को लोगे, उसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करा सकता है। एब्जॉर्ब या रिलीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो उतना करेगा। इसीलिए इसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर आप 1 AMU को, जो का मैंने यहाँ पे कहा था ना, उसी को कभी कभार इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि 931.5 MeV विल बी इक्वल टू 1 AMU इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वो स्क्वायर हो जाता है। ये वाला प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट केस है, ये दो पॉइंट मेनली बाकी है, बाइंडिंग एनर्जी वाला केस और न्यूक्लियर रिएक्शन वाला। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता है कि अगर, जो मैंने बताया था ना, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होता है कि सब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को आपने अलग अलग फॉर्म में रखा है। ये मान लो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन्स वाला पार्ट है, प्रोटॉन वाला पार्ट है, सबको आपने इंडिविजुअली रखा है, सबका मास अलग अलग निकाल के टोटल मास अगर लोगे तो वो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा, और उसको पैक करके अगर न्यूक्लियस के अंदर डाल दोगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियस। इसको थ्योरेटिकली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब सवाल ये बनता है कि सिंस न्यूक्लियस के पास, क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने देखा था ना, न्यूक्लियॉन्स के पास मास ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास कम होता है। न्यूक्लियॉन्स के पास अगर मास ज्यादा है, ज्यादा मास मतलब ज्यादा एनर्जी, अगर इसके पास ज्यादा मास है, मास ज्यादा है, इसका मास थोड़ा कम है, मास ज्यादा है, इसका मास कम है, अगर मास ज्यादा होगा तो इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगा, इसके पास एनर्जी कम होगा। यानी कि अगर हम न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें एनर्जी क्या करना होगा? लूज करना होगा। मास ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, मास कम है तो एनर्जी कम है। तो न्यूक्लियस को जब न्यूक्लियस बनाते हैं एनर्जी लूज होता है। कितना एनर्जी लूज होता है उसी को हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। और उल्टा करोगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियंस होगा ना, ऑल न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अगर न्यूक्लियस बनाओगे तो इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी ज्यादा देना होगा। तो कितना एनर्जी प्रोवाइड करे कि ये टूट के न्यूक्लियस बन जाए, तो कितना एनर्जी देंगे, कितना एनर्जी ये लूज करेगा, दोनों ही केस के रेस्पेक्ट में हम बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी हम खाली नहीं पढ़ते, बाइंडिंग एनर्जी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, पर न्यूक्लियन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट कितना ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के रेस्पेक्ट में कनेक्शन बन जाता है रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी ऑल्दो हमें पढ़ना नहीं है, बट जो रेडियो एक्टिविटी, जो ऐसे काफी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन एग्जीक्यूट करता है, उसका रिलेशन बनता है डायरेक्टली बीईपीएन के साथ। बीईपीएन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पता है और उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम यहाँ पे ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मास नंबर के फॉर्म में। तो इनका जो एक ग्राफ बनता है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह का ग्राफ आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा। यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं, यहाँ पे हम मास नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिखा है, एक आयरन Fe56, दूसरा यूरेनियम। यूरेनियम पता ही है, काफी अनस्टेबल एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव होता है, वेरी मच डेंजरस। अब सवाल ये बनता है कि जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है तो हमें देख के लगता है कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यानी कि ज्यादा अनस्टेबल, कम बाइंडिंग एनर्जी यानी कि कम स्टेबल। और ऐसा नहीं होता है कि हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का केस। जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो, उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यूरेनियम है, ये आयरन है। यूरेनियम ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है और इसी वजह से इवन दो आयरन के पास में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, येट वो यूरेनियम के कंपैरिजन में कम क्या है, कम आप बोलते हो स्टेबल। मतलब इसको आप कह सकते हो कि मोर स्टेबल, क्योंकि आयरन हमारे चारों तरफ है, हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी को कोई नुकसान होता नहीं है। आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा है, लेकिन यूरेनियम का कम है, इवन दो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आयरन के पास में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का खेल जो है वो इसको यहाँ पे सेपरेट करके रख देता है। ओके, तो यहाँ पे होपफुली क्लियर है। तो जो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा है, यानी कि इसका बीपीएन ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका जो बीपीएन है वो हाई होगा, और यूरेनियम के केस में जो बीपीएन होता है वो लो होता है, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा बीपीएन यानी कि ज्यादा स्टेबल, कम बीपीएन यानी कि कम स्टेबल। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर रिएक्शन का। ऑल्दो इस वाले पार्ट से उतना सवाल बनने का चांस नहीं है, यहां से आपको क्यू वैल्यू वाले पार्ट से मेनली सवाल बनने का चांस रहता है। जैसे कि देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है, उस पेरेंट न्यूक्लियस पे अगर आप कोई इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्राइक कराते हो, आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है, वहां पे अगर कोई इंसिडेंट पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में उसको देखने, सॉरी न्यूट्रॉन के फॉर्म में हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करता है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिलीज कराता है, जैसे कि एक तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनाएगा, क्योंकि टूट के अलग अलग प्रोडक्ट्स में बिखरता है, एक तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनाता है, और दूसरा जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो क्रिएट करता है डॉटर न्यूक्लियस को, और अलोंग विद दैट थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। इसी एनर्जी का एक नाम होता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू बेसिकली इट इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करेगा, और अगर वो नेगेटिव है एंडोथर्मिक यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे बेसिकली वो हीट रिलीज ही करता है, एक्सोथर्मिक टाइप का ही होता है, वो हीट बहुत ज्यादा रिलीज करता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और मास, यानी कि ये जो एनर्जी वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास, Q इक्वल टू डेल्टा एम ई वाला, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे मास और एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सॉरी क्यू नहीं, क्यू को बेसिकली एनर्जी में भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू, इसको लिख दो, तो मास एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो यहाँ से आपको दो तरह का रिलेशन देखने को मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखना। मेनली न्यूक्लियर रिएक्शन वाले पार्ट में इन दोनों पार्ट को मेनली आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको क्यू वैल्यू निकालना है, क्यू वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो कि रिएक्टेंट वाले पार्ट का मास से प्रोडक्ट वाले पार्ट के मास को माइनस करो। इसका जो मास होता है इसके मास से इसके मास को माइनस कर दो, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, इसका मास कम होता है, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो गया ना। तो अगर एनर्जी रिलीज हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मास है और यहाँ पे जो मास है, इसका मास थोड़ा कम होगा, इस वाले पार्ट का मास ज्यादा होगा। तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट वाले पार्ट का जो इसका मास और इसका मास, ये रिएक्टेंट वाला मास जो है उसका मास प्रोडक्ट वाले मास से थोड़ा ज्यादा होगा, और इससे जब इसको माइनस करोगे आप तो आपको मिल जाएगा गैप, मतलब डेल्टा एम वाला जो वैल्यू है, वो जो गैप निकल के आएगा मास का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और उससे जब आप सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू वैल्यू कितना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक तो ये वाला केस हो गया। दूसरा केस, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में डेटा दिया है तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या करना है, इसका उल्टा करना है। मास के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बाइंडिंग एनर्जी के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो प्रोडक्ट को पहले लिखना है, रिएक्टेंट को आपको बाद में लिखना है। ये छोटा सा आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। मास के फॉर्म में जब लिखोगे सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, एनर्जी के फॉर्म में जब लिखोगे सी स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो हो गया ये केस, इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला केस आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा केस, इसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दो ही पॉइंट है, फ्यूजन और फ्यूजन, बस दैट्स इट। फ्यूजन का केस में क्या होता है कि आपके पास दो छोटा छोटा सा न्यूक्लियर होता है, वो ब्रेक कंबाइन होके लार्ज न्यूक्लियर फॉर्म करता है, जिसको हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं कि स्मॉलर न्यूक्लियर कंबाइंस टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियर, दैट इज आवर न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि इसका सबसे इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला जो केस होता है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, जिसका होता है सन्स रिएक्शन, मतलब सन में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सन में 4 हाइड्रोजन फॉर्म होके हीलियम फॉर्म करता है, 4 हाइड्रोजन फॉर्म होकर एक हीलियम फॉर्म करता है, साथ में 2 पॉजिट्रॉन बनाता है, 2 न्यूट्रिनो बनाता है, और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज कराता है। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन के, वो आपको पता होना चाहिए, पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसा होता है, सॉरी पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज जैसा होता है, बट उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। तो पॉजिट्रॉन का अगर प्रॉपर्टी आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन की तरह होता है, लेकिन मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिक्सचर है, एक का चार्ज उसके पास है, एक का मास उसके पास है, इसीलिए हम उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रिनो के केस में अगर देखोगे तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस है, और दूसरा इसका मास भी नेग्लिजिबल होता है। तो इसके पास चार्ज तो होता ही नहीं है और मास भी बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये दो छोटा मोटा सा पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मेनली आपको सवाल देखने को मिलता है, वो कनेक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉलो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है, वो सन में होता है। फ्यूजन इज इन सन, फ्यूजन इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। फ्यूजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर होता है आपके पास, वो टूट के दो छोटा छोटा स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा पार्ट में। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्या करते, स्ट्राइक कराते। जब वो स्ट्राइक करता है तो इसका जो मास नंबर है वो इंक्रीज होके 235 + 1 236 यहाँ पे
बन जाता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया ना, हाँ ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं छूट गया है, ये वाला पार्ट ध्यान रखना आपको। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये वाला पार्ट भी फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनी चार्ज, ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर इज वैलिड। अगर पूछेगा क्या कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, हाँ वो वैलिड होता है, मास नंबर वैलिड होता है, ये ध्यान रखना। खाली मास नहीं, मास नंबर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, उसी का रिलेशन एक्चुअली हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे मास नंबर के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो 1 + 235 इधर आ गया 236, 92 + 0 या 92 के फॉर्म में ही है। तो इसका 236 बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि 235 वाले के कंपैरिजन में 236 इज वेरी मच अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये अलग अलग फॉर्म में, हैवी जो है वो लाइट में टूटता है, ये हैवी है, ये दो लाइट बना दिया देखो, बेरियम और क्रिप्टन। और बेरियम और क्रिप्टन बनाने के साथ में ये 3 और न्यूट्रॉन को भी रिलीज करता है, साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को भी वो रिलीज कर सकता है। अब यही 3 न्यूट्रॉन जाके वापस और 230 यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करेगा, फिर वो और 236 रिलीज करेगा, फिर वो और 3, तो 3 का ऐसे चेन बनता जाता है, और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बन के बेसिकली जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वो एटॉम बॉम्ब, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। फिर इससे आपको 2 तरह का केस देखने को मिलता है कि अगर इसने 3 न्यूट्रॉन रिलीज किया तो ये वाला केस होगा, अगर उसने 2 न्यूट्रॉन रिलीज किया है तो वो रिलीज कराएगा जेनॉन एंड स्ट्रोंशियम। और अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि मास नंबर जो है वो कंजर्व रहता है, तो आप ऐड करके देख लो कि अगर आप यहाँ पे दिस प्लस दिस तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये 236 ही मिलेगा। ये मास नंबर को एब्जॉर्ब, मास नंबर का कंजर्वेशन फॉलो करता है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है वो क्या बनता है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक तो ये वाला केस है कि रिप्रोडक्टिव फैक्टर, जिसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, जिसको हम के बोलते हैं, अगर इनका वैल्यू 3 केस में आपको देखने को मिलता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 है तो चेन जो है, रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डाइज आउट बोला है ना, ग्रेजुअली डाइज आउट, यानी कि वो एक टाइम बाद रुक जाएगा। दूसरा केस है स्टेडी, यानी कि स्टेडी बेसिकली समझ लो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमें जिस रेट से वो रिएक्शन एग्जीक्यूट कराना है उसी रेट से वो उसको एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। के का वैल्यू 1 है, यानी कि हम उसको कंट्रोल फॉर्म में यूज करके उससे हम एनर्जी जनरेट करा पा रहे हैं। तीसरा केस होगा कि अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है यानी कि वो अनकंट्रोल, तो वो बॉम्ब जैसा बिहेव करेगा, वो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनकंट्रोल। चेन रिएक्शन ग्रो, चेन रिएक्शन ग्रो करने का मतलब है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और वहां पे उसको हम सुपर क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं। ये सब क्रिटिकल और ये सुपर क्रिटिकल, ये के का रिलेशन कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। ये तो हो गया एक केस, और लास्ट केस है ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा है, एकदम सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपोनेंट किस मटेरियल का यूज किया जाता है पूछ लेता है। सबसे पहला आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर का काम होता है जो न्यूट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है, मतलब यहाँ पे तो अब डाउट है, यहाँ पे तो आपने बोला यार स्लो मूव करता है, नहीं ये वाला तो स्लो मूव करेगा, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन, ये तो फास्ट मूव करेगा ना, ये काफी फास्ट मूव करता है। तो जो फास्ट मूव करता है ये जाके दूसरे यूरेनियम को टकराएगा, फिर वहां से और रिएक्शन होगा। तो अगर हम इसी के मोशन को कंट्रोल कर लेते तो ये जाके दूसरे यूरेनियम को टकराएगा ही नहीं, वहां से वो चेन रिएक्शन वो ज्यादा एक्सटेंड हो ही नहीं पाएगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मॉडरेटर में क्या करते हैं हम लोग, मॉडरेटर में हम मतलब मॉडरेटर का काम क्या होता है, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम D2O, हैवी वाटर या ग्रेफाइट, ये पूछ लेता है डायरेक्टली, ध्यान रखना कि मॉडरेटर के लिए क्या यूज करते हैं, D2O या फिर ग्रेफाइट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। क्या उसका काम क्या है, काम है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करता है। दूसरा केस कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, वो एक्सेस जो न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कैडमियम या बोरॉन से बनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जाता है कई बार, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। और नेक्स्ट होता है शील्डिंग। शील्डिंग करने के लिए मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको चारों तरफ कवर कराने के लिए हम क्या मटेरियल यूज करते हैं, कंक्रीट वॉल यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट, कूलेंट के लिए क्या यूज करते हैं, कूलेंट के लिए हम ऑर्डिनरी वाटर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में कितना, हाई प्रेशर में हम ऑर्डिनरी वाटर को यूज करके उसके कूलेंट का फॉर्म, उसको बेसिकली कूलेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन था आप लोगों के लिए, जो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटॉम्स एंड न्यूक्लियर, इन 3 चैप्टर का यहाँ पे आपका रिवीजन था एक छोटा सा।
ओके तो यही था आज का हमारा क्विक रिवीजन वाला क्लास। आई होप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों का आपका रिवीजन हो गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।